बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। Civics, importance of civics, democracy, rule of law, governance and citizenship। ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम सब लोग फेमिलियर हैं, बट स्टिल देयर आर सम यूनिक पॉइंट्स अबाउट दीज टर्म्स। Assalamu alaikum. Here you will uncover all those key points about these terms. So let's start it. So here we have definition of civics and importance of civics. Civics is a study of the way in which the powers of the government are organized and used। यानी कि civics एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के अंदर पावर को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वहाँ पर कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं और इसके साथ कैसे कानून बनते हैं और कैसे सोसाइटी के अंदर वो कानून लागू होते हैं। सो इट वाज डेफिनेशन ऑफ सिविक्स। लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंस ऑफ civics. It creates responsible citizens, teaches people how to vote, follow laws and respect others' rights। यानी कि सिविक्स को पढ़ने के बाद सिटीजन्स के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ उन्हें ये पता चलता है कि किस तरह से वोटिंग करनी है, हम कैसे अपने लीडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बीइंग अ सिटीज़न हमें अपनी कंट्री के लॉस को फॉलो करना चाहिए और इसके साथ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो बाकी शहरी हैं, उनके राइट्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो सेकेंडली इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी। एजुकेटेड सिटीजन स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड स्टॉप करप्शन और इनजस्टिस। जब किसी भी मुल्क के सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस होगी, तो इससे सोसाइटी के अंदर करप्शन, इनजस्टिस, ईवल्स, क्राइम्स वो भी कम होंगे और साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगे वो भी मजबूत होंगी, उनमें भी इजाफा होगा। It also builds national unity, encourages cooperation, tolerance and understanding among different communities। यानी कि किसी भी सोसाइटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट कम्युनिटीज़ रह रही हैं। अब किसी का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, किसी की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, किसी का लाइफस्टाइल भी डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल अगर सिटीजन्स एजुकेटेड हैं, उनको अवेयरनेस है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो इससे सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ शहरियों की आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगी। नंबर फोर्थ, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। पीपल लर्न टू क्वेश्चन, अंडरस्टैंड पॉलिसीज़ एंड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी कि जब लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि कैसे कानून बनते हैं, कैसे पॉलिसीज़ बनती हैं, तो अगर कोई भी कानून उन्हें पसंद नहीं आएगा या एतराज़ होगा किसी भी कानून पर, तो लोग अच्छे से पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकेंगे, क्वेश्चन भी कर सकेंगे। अंडरस्टैंड पॉलिसीज़, यानी कि जब लोगों को पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ही पॉलिसीज़ बनाती है, वो हमारे लिए ही काम करती है, तो अगर कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च होगी तो जो सिटीजन्स हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हो सकती है। एंड टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। द लास्ट वन इज़ इट इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जबकि तमाम शहरी अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर होंगे, तो वो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे कोई भी मुल्क तरक्की करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स। लेट्स मूव टू अनदर टर्म रिलेटेड टू civics। Governance. Governance refers to the way decisions are made, power is exercised and accountability is maintained in a society। गवर्नेंस एक तरीका होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं शफाफियत या इंसाफ को कैसे सोसाइटी के अंदर मेंटेन किया जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस through which citizens and groups express their interest, exercise rights and fulfill responsibilities। अब जो गवर्नेंस है इसके अंदर डिफरेंट अमल होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस शामिल होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और डिफरेंट इदारे होते हैं, और ये सारे जो इदारे होते हैं ये मिलकर काम करते हैं शहरियों के लिए, ताकि जो शहरी हैं वो अच्छे से अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें, अपने मफाद की बात कर सकें, अपने राइट्स को ले सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सकें। अब गवर्नमेंट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इज़ अ प्रोसेस। यानी कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर है, एक बॉडी है, यानी कि यूँ समझ लें कि गवर्नमेंट जो है वो एक बिल्डिंग है और उसको चलाने का तरीका, उस बिल्डिंग को, उस बॉडी को, उस इंस्टीट्यूशंस को चलाने का जो तरीका है वो हम गवर्नेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इज़ अ प्रोसेस।
सो की सिस्टम्स इन गवर्नेंस, सबसे पहले गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव, सेकेंडली पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, ये दोनों इदारे मिलकर कवानीन बनाते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं। उसके बाद जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट, सिविल सर्विसेज एंड ब्यूरोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये सारे इदारे मिलकर काम करते हैं और मुल्क को चलाते हैं और ये सारे इदारे गवर्नेंस के अंदर आते हैं। इसके बाद गुड गवर्नेंस इज़ परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। जो गवर्नेंस है मतलब वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि पॉवर्टी, इनजस्टिस, करप्शन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं और वहाँ पर वो मुल्क तरक्की करे और डेवलपमेंट आए, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो गवर्नेंस ही है। यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ तरक्की कर रही हैं वो गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस की वजह से तरक्की कर रही हैं। और जहाँ जहाँ पर किसी भी कंट्री के अंदर अच्छी तरक्की नहीं हो रही या फ्लॉज आ रहे हैं तो असल में उनकी गवर्नेंस के अंदर फ्लॉ है। सो दैट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम वेयर पीपल रूल यूजली थ्रू मेजोरिटी वोट। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटी ऑफ पीपल ये डिसाइड करती है कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद है जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पीपल ये डिसाइड नहीं कर सकती? तो हाँ, रिपब्लिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक ही पार्टी रूल करती है और वही डिसाइड करती है कि लीडर किसे बनना चाहिए। और वो जो लीडर्स होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर काम करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं कर सकते। इन डेमोक्रेसी द मेजोरिटी कैन डिसाइड एवरीथिंग। डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल एक कहती है कि हमने फ़लाँ लॉ को नहीं मानना तो वो लॉ चेंज हो सकता है। बट इन अ रिपब्लिक द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स राइट्स इवन अगेंस्ट द मेजोरिटी। लेकिन रिपब्लिक सिस्टम के अंदर अगर मेजोरिटी ऐसी बात कह रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी हुई, तो वो बात उनकी नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो आइन में बात लिखी गई है वही फॉलो की जाएगी। डेमोक्रेसी कैन रिस्क इग्नोरिंग माइनॉरिटी राइट्स। लेकिन डेमोक्रेसी का एक नुकसान ये भी है कि जो माइनॉरिटी होती है या जो कम लोग होते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाती। रिपब्लिक इंश्योर्स दैट लाज एंड राइट्स लिमिट गवर्नमेंट पावर। जो रिपब्लिक सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी लाज बनाए जाते हैं, जितने भी राइट्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है और जो गवर्नमेंट की पावर होती है यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर लोग होते हैं उनकी पावर कम होती है। इन डेमोक्रेसी पीपल में वोट डायरेक्टली। और डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्टली लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए या हमारे लीडर्स कौन होने चाहिए। इन अ रिपब्लिक पीपल चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हु मस्ट फॉलो लॉज। रिपब्लिक सिस्टम के अंदर जो पार्टी रूल कर रही होती है वही रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करती है और वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो अच्छे से लीड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, examples of republics include Pakistan, USA and India, democratic but with constitutional limits। यानी कि पाकिस्तान, यूएसए एंड इंडिया यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो किया जाता है। इसी तरह जो चाइना है वो एक रिपब्लिकन कंट्री है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक पार्टी ही रूल करती है। जंगल राज तो बिल्कुल नहीं चल रहा। इट्स द रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का राज। Rule of law means that everyone, including the government, must follow the law. No one is above the law and all laws should be applied fairly and equally। यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि तमाम शहरी, तमाम लोग और वो लोग भी जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो पावर में हैं, वो तमाम के तमाम लॉस को फॉलो करेंगे। कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं होगा और जितने भी कानून बनाए गए हैं वो फेयरली और इक्वली सब पर अप्लाई होंगे। की पॉइंट्स: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ नॉट इवन लीडर्स। यानी कि कोई भी शहरी, कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं होगा और जो लोग पावर में हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी कानून से ऊपर नहीं होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। जितने भी शहरी होंगे, अमीर गरीब, कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर आंसरेबल टू द लॉ। यानी कि जो लोग पावर में होंगे, जो गवर्नमेंट में होंगे, वो भी जवाबदेह होंगे कानून के सामने, यानी कि अदालतों के सामने। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। अब कोर्ट्स जो हैं वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद होंगी। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, द लॉ सेफ गार्ड्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। यानी जो अदालतें होंगी या जो कानून होगा वो तमाम शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करेगा। So that's all about rule of law, कानून का राज। Here is another concept, that is citizenship. Citizenship means being a recognized member of a country। यानी कि किसी भी कंट्री के एक recognized member को शहरी कहते हैं।
अब सवाल ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ किस तरह से सिटीज़नशिप ग्रांट करती हैं। कुछ कंट्रीज़ बाय बर्थ कर देती हैं, कुछ कंट्रीज़ बाय ब्लड करती हैं और कुछ कंट्रीज़ बाय मैरिज करती हैं। सो हर कंट्री का एक डिफरेंट लॉ होता है। बाय बर्थ जस सूली, इसका मतलब है राइट टू बर्थ या राइट टू सोइल। इफ़ यू आर बर्न इन द कंट्री यू बिकम इट्स सिटीज़न। यानी कि कुछ कंट्रीज़ का ये लॉ होता है कि वहाँ पर जो भी पैदा होता है तो उसको वो सिटीज़नशिप दे देते हैं, जैसे कि यूएसए एंड कनाडा। सेकेंडली बाय ब्लड जस सैंगुइन, यानी कि राइट टू ब्लड। इफ़ योर पेरेंट्स आर सिटीजन्स यू गेट सिटीजनशिप इवन इफ़ बर्न अब्रॉड। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स किसी भी मुल्क के सिटीज़न हैं तो आप भी वहाँ की सिटीज़नशिप ले सकते हैं, बेशक आप कहीं और पैदा हुए हों। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं लेकिन आप यूएसए या कनाडा में पैदा हुए हैं तो आपको 2 सिटीज़नशिप मिल जाएंगी, एक पाकिस्तान की क्योंकि आपके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं और एक यूएसए या कनाडा की क्योंकि वहाँ पर ये रूल होता है कि वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसे वो सिटीज़नशिप दे देते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री का एक डिफरेंट रूल होता है। थर्ड हमारे पास है बाय नेचुरलाइजेशन। आफ्टर लिविंग लीगली इन अ कंट्री फॉर सम ईयर्स एंड मीटिंग कंडीशंस लाइक लैंग्वेज और टेस्ट यू कैन अप्लाई। यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर अगर आप वहाँ पर कुछ देर रहते हैं और वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं और टेस्ट भी दे देते हैं तो आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ बाय मैरिज। मैरिंग अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री कैन लीड टू सिटीज़नशिप आफ्टर अ प्रोसेस। कुछ कंट्रीज़ का ये लॉ होता है कि अगर आप वहाँ जाकर शादी करेंगे तो वो आपको सिटीज़नशिप ग्रांट कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस एंड स्पेन। बाय इन्वेस्टमेंट और स्पेशल कंट्रीब्यूशन, सम कंट्रीज़ ऑफर सिटीज़नशिप टू पीपल हु इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट्स और प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विसेज। यानी कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सिटीज़नशिप आपको दे देती हैं जब आप वहाँ पर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वहाँ जाकर आप बिज़नेस करते हैं या फिर कोई वैल्यूएबल सर्विसेज देते हैं या फिर वहाँ जाकर आप जॉब करते हैं तो वो कंट्रीज़ आपको सिटीज़नशिप दे देती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टा एंड टर्की। सो दैट्स ऑल अबाउट सिटीज़नशिप। Here at the last we have responsibilities of citizens. So, defend the country if required, take part in civic duties like voting and community works, obey the country's laws, pay taxes honestly, respect others and national symbols. यानी कि एक शहरी को अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, अगर ज़रूरत हो उसे वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कम्युनिटी वर्क्स में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी कंट्रीज़ को लॉ को फॉलो करना चाहिए, टैक्सेस देने चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसके साथ नेशनल सिम्बल्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। उसके बाद राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हर कंट्री का जो लॉ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो वहाँ के शहरियों को मल्टीपल राइट्स देता है। सो राइट टू वोट एंड टेक पार्ट इन इलेक्शंस, यानी कि शहरी वोट भी दे सकती हैं और इलेक्शंस के अंदर हिस्सा भी ले सकते हैं। सो लीगल प्रोटेक्शन अंडर द कंट्रीज़ लॉ, यानी कि एक कानून के अंदर जो भी लॉ बनाए जाते हैं तो लोगों को लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। राइट टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड ओन प्रॉपर्टी, लोगों को ये हक हासिल होता है कि वो जॉब कर सकें या जॉब के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकें और अपनी प्रॉपर्टी को हासिल कर सकें। राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, यानी कि लोगों को एजुकेशन का, हेल्थ का और प्रोटेक्शन का भी हक हासिल होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड मूवमेंट, और लोगों को अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल होता है, उनको वो कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं और मूवमेंट यानी कि कोई भी वो तहरीक चला सकते हैं। अब हर कंट्री का एक डिफरेंट लॉ होता है, डिफरेंट राइट्स होते हैं, तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इनमें से सारे राइट्स देती हैं और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ हकूक़ को लिमिटेड भी करती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स. So today we have learned civics, importance of civics, governance, rule of law, citizenship, rights and responsibilities of citizens and democracy. Hope so आपका concept clear हो गया होगा. That's all for today video. मिलते हैं next video में. Happy learning and Allah Hafiz.